स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का चैप्टर घर की याद के आगे के पद, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पद। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। स्टूडेंट, इसका संदर्भ हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं और फिर भी इसमें हम आपको फिर से दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित कविता घर की याद से उद्धृत हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल प्रवास के दौरान लिखी गई हैं। इसमें प्रसंग हमने आपको पहले भी लिखवाया है, उसी तरह से आपको लिखना है और यहाँ से भी लिख सकते हैं। जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित व सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। यहाँ से उक्त पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड यानी उठक बैठक लगाकर, क्योंकि इसमें कविता में पहले ही बताया गया है कि कवि के पिताजी बहुत ही स्वस्थ और सौष्ठव शरीर वाले हैं, चुस्त दुरुस्त हैं और व्यायाम निरंतर करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि गीता का पाठ करने के बाद वे 260 दंड करते हैं, यानी उठक बैठक लगाकर व्यायाम कर लेते हैं। उसके बाद मुगदर एक लकड़ी का बना हुआ उपकरण होता है जिससे एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारे व्यक्ति। तो मुगदर को हिलाकर और उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों से आंसू छलके होंगे। कवि कहते हैं कि मुझे याद करके पिताजी की आंखें नम हो गई होंगी। आगे कवि और भी याद करते हुए कविता के माध्यम से कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और घर की याद भी उन्हें बहुत ही अधिक आ रही है। घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार हैं। पहले पद में भी इन्होंने इसी की व्याख्या की है और कविता के माध्यम से बताया कि इनके जो 4 भाई हैं 4 हाथ के बराबर हैं और बहनें उन्हीं का प्यार है, यानी इसी से इनके अंदर काफ़ी हिम्मत होती है और बल मिलता है। यानी भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं और बहनें प्यार व स्नेह का भंडार हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवे की यानी मेरी यानी कवि की याद ज़रूर आई होगी। और कवि आगे कहते हैं कि बुढ़ापा तो उन्हें एक क्षण के लिए भी उनके आसपास नहीं भटका है, लेकिन मेरा नाम लेकर वे अवश्य ही रो पड़े होंगे। इसके पश्चात अगले पद हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। स्टूडेंट्स, इसमें भी प्रसंग और संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। पहले संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित कविता घर की याद से उद्धृत की गई हैं और यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल प्रवास के दौरान लिखी गई हैं। जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी, यहाँ पर स्टूडेंट ये प्रसंग शुरू हो जाता है। जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित और सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप प्रस्तुत कविता के माध्यम से
कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, उक्त पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि वे अपने पिताजी के 5वें अभागे पुत्र हैं। अभागा उसे बोला जाता है जिसके भाग्य अच्छे नहीं होते हैं या जिसके एक साथ हमेशा बुरा होता है, वो अपने भाग्य को बोलता है कि मेरा भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, अभागा माना जाता है। और अभागा पुत्र इसलिए भी उन्होंने अपने आप को कहा है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर है, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से दूर, जेल में अकेले हैं और घर की याद उन्हें आ रही है, तो इस तरह से वो अपने आप को अभागा मानते हैं। भाग्यशाली ना हो जिसे बोला जाता है, दुर्भाग्यशाली उसका ही एक शब्द है अभागा। वे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन पिताजी की नज़रों में सबसे वो प्यारे हैं। जब कभी भी घर में कवि के बारे में चर्चा चलती है तो उनके पिताजी बहुत ही भावुक यानी इमोशनल हो जाते हैं। और कवि आगे कहते हैं कि पिताजी को अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगा होगा। ये जो अपने आप को वो बोल रहे हैं कवि स्वयं को कि मुझे वो सोना जैसा मानते थे, लेकिन आज बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ मान रहे होंगे, क्योंकि अभाग्यवश उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। जेल में होने के कारण उनको अपने आप में इस तरह से फीलिंग आ रही है, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं। और कवि आगे कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा और समझाते समय उन्होंने मन में भी बहुत दुख सहन किया होगा और उनके मन का जो दुख है उनके आंसुओं के द्वारा बहा होगा। माँ की आंखों से जो आंसू की धार निकल रही होगी, वह पिताजी से कह रही होगी कि जेल में बहुत अच्छा है भवानी। उन्होंने अपने आप को इस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि माँ अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भी पिताजी को सांत्वना दे रही होंगी और ये कह रही होंगी उनसे कि तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह आपके बताए मार्ग पर ही चल रहा है। क्योंकि पिताजी ने ही उन्हें शिक्षा दी थी कि आपको हमेशा अपने देश के काम आना है, और वो देश के काम के ही दौरान जेल की सज़ा काट रहे हैं। और यही बताते हुए माँ पिताजी को समझाती है कि आपके बताए मार्ग पर जब वो अग्रसर है और यही उसका जीवन का उद्देश्य भी है और यह तुम्हारी ही परंपरा है और ठीक भी है, क्योंकि माँ उन्हें समझाती है ताकि पिताजी अधिक दुखी ना हो और उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं और अंदर ही अंदर वो बहुत ही भावुक हो चुके हैं, तो इसलिए माँ उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रही है कि ये परंपरा आपने ही शुरू की है और सही भी है। आगे कभी कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती हैं कि यदि वह आगे बढ़कर पीठ दिखाता या वापस आ जाता तो मेरे लिए लज्जा की बात होती, यानी बहुत ही शर्मनाक बात होती कि वह मुसीबतों से घबराकर वापस अपने घर में आ गया है। अतः तुम्हें अत्यधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह रोगे तो घर के दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे, यानी वे भी फिर कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि माँ और पिता घर में सबसे बड़े हैं और सबसे बड़े होते हैं। और अगर वही दुखी हो जाएंगे, वही कमज़ोर हो जाएंगे, तो बच्चे तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे और उनका जो दुख है वो देख नहीं पाएंगे। तो माँ पिता अगर रोएंगे तो बच्चे पहले ही रोने लगेंगे और उनकी भी कमज़ोरी सबके सामने आ जाएगी। इस तरह से माँ पिताजी को समझाती हैं।